हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस नेक्स्ट लेक्चर ऑफ आवर डेली करंट अफेयर्स सीरीज जिसमें हम करंट अफेयर्स द हिंदू न्यूज़पेपर में जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है इट इज़ ऑपरेशन सफ़ेद सागर। ठीक है। ऑपरेशन सफ़ेद सागर इंडियन एयरफोर्स का एक एयर ऑपरेशन था जो कारगिल वॉर 1999 के दौरान कंडक्ट किया गया था। ठीक है। और उस ओवरऑल मिलिट्री रिस्पॉन्स में जो है आर्मी का बैकग्राउंड कॉम्पिटेंट और आईएएफ विच इज़ इंडियन एयरफोर्स का एयर कॉम्पोनेंट जो है उन दोनों ने साथ मिलकर काम किया था। इंडियन एयरफोर्स के एयर कॉम्पोनेंट को हम ऑपरेशन सफ़ेद सागर कहते हैं। इसलिए प्रीलिम्स में अगर पूछा जाए कि ऑपरेशन सफ़ेद सागर किस फोर्स से एसोसिएटेड है तो आंसर होना चाहिए इंडियन एयरफोर्स। कब शुरू हुआ? ऑपरेशन मई 1999 में शुरू हुआ। कारगिल कन्फ्लिक्ट का बेसिक कॉन्टेक्स्ट जो है वो समझो कि पाकिस्तानी फोर्सेस या फिर इंट्रूडर्स बोल सकते हैं, पाकिस्तानी इंट्रूडर्स जो हैं, दे ऑक्यूपाइड हाई हाइट्स। इंडिया ने उस इंट्रूजन को डिटेक्ट कर लिया, ऑपरेशन विजय लॉन्च हुआ और इंडियन एयर फोर्स ने जो है अपना एयर सपोर्ट प्रोवाइड किया थ्रू ऑपरेशन सफ़ेद सागर। ये हमको देखने को मिलते हैं। मेजर ऑपरेशनल एरियाज़ क्या था? मुश्को वैली, द्रास, कक्सर, बटालिक और टुटॉक देखने को मिलते हैं। ये सब कारगिल सेक्टर के डिफिकल्ट माउंटेनियस एरियाज़ हैं। यूपीएससी के लिए इन लोकेशन को सिर्फ लिस्ट के रूप में नहीं बल्कि ज्योग्राफी के रूप में भी आप देख सकते हैं। तो यू विल गो एंड सी देम ऑन द मैप। अब यहाँ के कुछ ना कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं इन एरिया के। हाई ऑल्टीट्यूड है, स्टीप माउंटेन है, नैरो वैलीज देखने को मिलती है और बहुत ही हार्श क्लाइमेट पे देखने को मिलता है, हार्श वेदर देखने को मिलता है। इसकी वजह से वॉरफेयर एनवायरनमेंट काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, वॉरफेयर एनवायरनमेंट काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। हाई ऑल्टीट्यूड ऑपरेशनल चैलेंज क्या होते हैं? क्योंकि ये इतने हाइट पे है। एनिमी पोजीशन वाज अराउंड 16,000 टू 18,000 फीट। ये सफ़ेद सागर की सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेशनल चैलेंज में से एक है। नॉर्मल बैटलफील्ड के कंपैरिजन में इतने एल्टीट्यूड पर एयर डेंसिटी कम होती है। एयरक्राफ्ट परफॉर्मेंस इफेक्ट होता है। वेदर अनप्रिडिक्टेबल होता है। माउंटेनियस फ्लाइट पाथ को रेस्ट्रिक्ट करती हैं और टारगेट आइडेंटिफिकेशन भी डिफिकल्ट होता है। इसलिए कारगिल सिर्फ कन्वेंशनल वॉर नहीं था, ये हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर का क्लासिक एग्जाम्पल देखने को मिलता है। अब इतने ऑल्टीट्यूड पे जो है एयर काफ़ी थिन रहती है। जैसे-जैसे ऑल्टीट्यूड इंक्रीज़ होता है तो एयर डेंसिटी डिक्रीज़ होती रहती है। इसका एयरक्राफ्ट ऑपरेशन पर इम्पैक्ट होता है। एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ, क्लाइंब, मैनूवर और वेपन डिलीवरी इन सब में एडिशनल चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। देयरफॉर हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर में एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटीज़ को टेरेन और एटमॉस्फेरिक कंडीशन के साथ में कैलकुलेट करना पड़ता है। डिफ़िकल्ट टेरेन देखने को मिलती है। कारगिल का टेरेन हाईली माउंटेनियस था। एनिमी हाइट्स पर पोज़ीशन था और जहाँ से वो इंडियन ट्रूप्स को ऑब्ज़र्व कर सकते थे, है ना? रूट्स को डोमिनेट कर सकते थे। डिफेंसिव एडवांटेज जो है मेंटेन कर सकते थे। देयरफॉर हाई एडवांटेज इज़ इक्वल्स टू टैक्टिकल एडवांटेज, हाइट एडवांटेज। अगर आप ऊपर की हाइट पे हैं तो आपको ज़्यादा टैक्टिकल एडवांटेज मिलती है ना? तो ये हमारे लिए नुकसान की बात, एनिमी के लिए फ़ायदे वाली बात थी। ठीक है? वेदर देखने को मिलता है। कैसा वेदर? बहुत हार्श वेदर कंडीशंस देखने को मिलती है। हाई हिमालयाज़ में वेदर रैपिडली चेंज होता रहता है। क्लाउड्स विज़िबिलिटी का इश्यू रहता है, विंड वगैरह का इश्यू रहता है और एयरक्राफ्ट ऑपरेशन को डिफ़िकल्टी जो है बनती है इससे। इसलिए पायलट को सिर्फ टारगेट नहीं देखना बल्कि टेरेन, वेदर, ऑल्टीट्यूड और एलओसी उसके साथ-साथ में टारगेट लोकेशन को भी आइडेंटिफ़ाई करना, सबको साइमल्टेनियसली कंसिडर करना पड़ता है। नेक्स्ट इज़ मैन्यूवरेबिलिटी। लिमिटेड मैन्यूवरिंग स्पेस होता है। माउंटेन्स के बीच एयरक्राफ्ट को ओपन बैटलफील्ड जैसी फ्रीडम नहीं मिलती। एयरक्राफ्ट को केयरफुल प्लान करना पड़ता है, वेयर टू एंटर, वेयर टू टर्न, वेयर टू अटैक, वेयर टू एग्जिट, यानी रूट प्लानिंग बिकेम क्रिटिकल। ठीक है, तो लिमिटेड मैन्यूवरिंग स्पेस देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट एलओसी रेस्ट्रिक्शन भी है। ये ऑपरेशन सफ़ेद सागर का मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक फीचर था। इंडियन एयरक्राफ्ट को इंस्ट्रक्शन था कि एलओसी क्रॉस नहीं करना है। अब चैलेंज समझने की कोशिश करते हैं। एनिमी पोजीशन एलओसी से क्लोज थी। नॉर्मली एयरक्राफ्ट ईज़ीएस्ट डायरेक्शन से टारगेट को अटैक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ टारगेट लोकेशन और एलओसी का रेस्ट्रिक्शन तो और ज़्यादा लिमिटेशन क्रिएट कर दी कि वहाँ से आगे नहीं जा सकते हैं। देयरफॉर इंडियन एयरफोर्स को एक्यूरेट नेविगेशन के साथ में प्रिसाइज टारगेटिंग, केयरफुल फ्लाइट प्लानिंग और बेटर इंटेलिजेंस की ज़रूरत थी। यहाँ पे स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है? स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है कि इंडिया ने कॉन्फ्लिक्ट को ज्योग्राफिकली एक्सपेंड नहीं होने दिया। यानी मिलिट्री ऑब्जेक्टिव जो है परस्यू करते हुए भी एस्केलेशन को कंट्रोल किया और स्ट्रेटेजिक रेस्ट्रेन भी मेंटेन किया। यूपीएससी मेंस में ये फ्रेज़ काफ़ी यूज़फुल रहेगा जो मैं अभी बोल रही हूँ कि ऑपरेशन सफ़ेद डेमोन्स्ट्रेटेड द कन्वर्जेंस ऑफ मिलिट्री इफेक्टिवनेस विद स्ट्रेटेजिक रेस्ट्रेंट। ये हमें देखने को मिलता है। ठीक है? अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था इस ऑपरेशन का?
तो ऑपरेशन सफ़ेद सागर का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था एनिमी मिलिट्री पोज़ीशन को वीकन करना और आर्मी के जो ऑफ़ेंसिव है उसको ग्राउंड ऑफ़ेंसिव को सपोर्ट करना। इसलिए इंडियन एयर फ़ोर्स ने मल्टीपल रोल्स परफ़ॉर्म किए। एनिमी पोज़ीशन को टारगेट किया, एनिमी हाइट्स पर स्ट्रॉन्गली एंट्रेंच्ड थे, है ना? और एयर स्ट्राइक्स का पर्पस था कि डिफेंसिव पोज़ीशन को वीकन करना उनकी पोज़ीशन को, एनिमी रेस्ट्रेंट रिड्यूस करना और आर्मी एडवांस को फैसिलिटेट करना। लाइन को भी किया, सप्लाई लाइन्स को डिसरप्ट किया। वॉर में सिर्फ सोल्जर्स को टारगेट करना इनफ नहीं होता। एनिमी को सस्टेन करने के लिए चाहिए फूड, एम्युनिशन, फ्यूल, रीइंफोर्समेंट। अगर सप्लाई लाइन्स डिसरप्ट हो जाएँ तो लॉजिस्टिक्स ब्रेकडाउन हो जाता है और फाइटिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। इसलिए इंडियन एयर फोर्स ने एनिमी लॉजिस्टिक्स नेटवर्क को टारगेट किया। नेक्स्ट इज़ रिकनेसेंस। ये क्या होता है? इंडियन एयर फोर्स को रोल सिर्फ बॉम्बिंग नहीं मिला था। एयरक्राफ्ट एनिमी पोज़ीशन और मूवमेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट भी कर रहे थे। यानी सी एंड देन आइडेंटिफाई, देन एनालाइज़ एंड देन टारगेट। पहले देखो, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो, तो ये रिकनेसेंस करने का भी ऑब्जेक्टिव इनका था। रिकनेसेंस करेंगे तो इंटेलिजेंस गैदर भी करेंगे। इंटेलिजेंस से पता चलता है एनिमी कहाँ पोज़ीशन्ड है, ट्रूप्स कहाँ मूव कर रहे हैं, सप्लाइज़ कहाँ कंसंट्रेटेड है और रूट्स कौन से यूज़ हो रहे हैं। ये पर्टिकुलरली इम्पोर्टेंट था बिकॉज़ एलओसी क्रॉस नहीं करनी थी। रॉन्ग इंटेलिजेंस होती तो रॉन्ग टारगेट करते हम, और कारगिल जैसे टेरेन में रॉन्ग टारगेटिंग का रिस्क बहुत हाई है ना? क्लोज़ एयर सपोर्ट, ये क्या है? क्लोज़ एयर सपोर्ट का मतलब है ग्राउंड ट्रूप्स के ऑपरेशन को डायरेक्टली एयर पावर से सपोर्ट करना। आर्मी माउंटेन हाइट्स रिकैप्चर कर रही थी और इंडियन एयर फोर्स स्ट्राइक्स ने एनिमी की डिफेंसिव कैपेबिलिटी को कम किया। आर्मी के एडवांसेस को फैसिलिटेट किया, तो क्लोज़ एयर सपोर्ट दिया। ठीक है? ये हमने यहाँ पे देखा। ठीक है? ये हमने यहाँ पे देखा। उसके बाद में एस्कॉर्ट करने में, प्रोटेक्ट करने में, एयरक्राफ्ट्स को प्रोटेक्ट करने में, लॉजिस्टिकल सपोर्ट देने में और ओवरऑल इफ़ेक्ट देखने को मिलता है कि इंट्रूडर्स की जो कैपेसिटी है उसको वीकन किया। ठीक है? तो ये हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम रिकॉनाइसेंस और इंटेलिजेंस का इम्पोर्टेंस देखेंगे, ये क्या है एग्ज़ैक्टली ये भी समझेंगे। वैसे तो हम डिस्कस करके आ चुके हैं, पर थोड़ा-सा इसको और समझने की कोशिश करते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकंड। यस। ठीक है, तो एयर रिकनेसेंस, रिकनेसेंस का बेसिक मीनिंग होता है कि एनिमी बैटलफील्ड को ऑब्जर्व करके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना। इंडियन एयरफोर्स ने आइडेंटिफाई करते हुए एनिमी पोजीशन, ट्रूप मूवमेंट, सप्लाई रूट्स और लॉजिस्टिक कंसंट्रेशन इस मिशन को सक्सेसफुल बनाया। ठीक है, तो ये हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस होता है ये। इसका पर्पस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स और एक्टिविटीज़ से इंटेलिजेंस गैदर करना होता है। कारगिल कॉन्टेक्स्ट में इसका रोल एनिमी एक्टिविटीज़ और लोकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करने से लिंक्ड था, है ना? उसके बाद में उसके बाद में आगे आएँगे तो प्रिसिजन एयर स्ट्राइक की बात करेंगे। मिराज 2000 कारगिल वॉर में इंडियन एयर फोर्स के इम्पोर्टेंट फाइटर एयरक्राफ्ट्स में से था। इसका मेजर इम्पोर्टेंस था प्रिसिजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी। प्रिसिजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी हमको देखने को मिलती है। लेज़र गाइडेड बॉम्ब्स का टेक्नोलॉजी यूज़ हुआ था। ट्रेडिशनल अनगाइडेड वेपन्स के कंपैरिज़न में लेज़र गाइडेड वेपन जो होते हैं, वो टारगेट को मच मोर एक्यूरेटली हिट कर सकते हैं। कारगिल वॉर में प्रिसिशन पर्टिकुलरली इम्पोर्टेंट थी बिकॉज़ टारगेट माउंटेनियस टेरेन में थे, हाई एल्टीट्यूड पे थे, टारगेट ऑफ़न स्पेसिफिक पोज़ीशन पे थे और एलओसी क्रॉस नहीं करना था। ये कुछ जो है हमको देखने को मिलता है। तो लेज़र गाइडेड बॉम्ब्स वर वेरी मच बेनिफिशियल। लेज़र डेज़िग्नेटर पॉड्स भी देखने को मिलते हैं। ये क्या है? लेज़र डेज़िग्नेटर पॉड्स। लेज़र डेज़िग्नेटेड टारगेट को लेज़र से डेज़िग्नेट या मार्क करने में हेल्प करता है, जिससे कंपैटिबल गाइडेड वेपन टारगेट पर एक्यूरेटली गाइड हो सकता है। ठीक है, हेलीकॉप्टर्स का रोल क्या देखने को मिलता है हमको यहाँ पे? तो हेलीकॉप्टर्स का रोल फाइटर एयरक्राफ्ट से डिफरेंट था। मेन रोल कैजुअलिटी इवैक्यूएशन, एयर ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स में मदद करना, है ना? टेरेन का रेलेवेंस जो यहाँ पे देखने को मिलता है कि ग्राउंड मूवमेंट जो है, वो काफ़ी डिफ़िकल्ट थी इन माउंटेनियस रीजन, तो उसको फैसिलिटेट करना जो है हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है? व्हाट वाज़ द जॉइंटनेस ऑफ एयर ग्राउंड कोलैबोरेशन, ये जो भी था साथ में काम किया ना, कोऑर्डिनेट किया, ये कैसे देखने को मिलता है? तो सफ़ेद सागर को इंडिपेंडेंटली नहीं देखना चाहिए। इट वाज़ इंटीग्रेटेड विद द आर्मीज़ ग्राउंड ऑफेंसिव। एयर स्ट्राइक एनिमी पोजीशन वीकन करना, सप्लाई चेन अटैक जो है अब एनिमी की सस्टेनेबिलिटी रिड्यूस करना, रिकनेसेंस, एयर सपोर्ट, ये सब जो है हमको इनके कंपोनेंट देखने को मिलते हैं। तो एक जॉइंट एफर्ट देखने को मिलता है थ्रू इंडियन एयर फोर्स एंड इंडियन आर्मी। यही कारगिल वॉर का मेजर स्ट्रेटेजिक लेसन है। ठीक है? ये हमने देखा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं, स्केल ऑफ ऑपरेशन कैसा देखने को मिलता है। तो अप्रॉक्सिमेट फिगर में 5000 स्ट्राइक मिशंस हुए, व्हिच शोज़ अ लार्ज स्केल कॉम्बैट इन्वॉल्वमेंट। 350 रिकॉनाइसेंस मिशन हुए, शोज़ इम्पोर्टेंस ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, उसके अलावा 800 एस्कॉर्ट फ्लाइट्स, शोज़ एयर प्रोटेक्शन कंपोनेंट एंड 2000 प्लस हेलीकॉप्टर शॉट सॉर्टीज़ देखने को मिलते हैं, शोज़ इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट, कैजुअलिटी इवैक्यूएशन एंड लॉजिस्टिक्स। है ना? तो इसमें जो सफ़ेद सागर है, इट केम आउट टू बी मल्टी डायमेंशनल एयर कैम्पेन। ठीक है? ये हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। आगे आएँगे, ऑपरेशनल रेस्ट्रेंट क्या होता है? ये जो वही कि एलओसी जो है क्रॉस नहीं करना था, जस्ट कीवर्ड आपको याद हो जाए। इंडियन एयरक्राफ्ट वर इंस्ट्रक्टेड नॉट टू क्रॉस एलओसी। दिस क्रिएटेड अ टैक्टिकल डिसएडवांटेज बट प्रूव्ड अ स्ट्रेटेजिक एडवांटेज। है ना? टैक्टिकल डिसएडवांटेज कैसे कि लिमिटेड अटैक रूट्स हो गए अब हमारे, लेकिन स्ट्रेटेजिक एडवांटेज क्या मिला कि इट प्रिवेंटेड ज्योग्राफिकल एस्केलेशन। दस मिलिट्री रेस्ट्रेंट जो है, वो ज़रूरी नहीं है मिलिट्री वीकनेस ही हो। है ना? इट केम आउट टू बी अ स्ट्रेटेजिक एडवांटेज फॉर अस। तो इट कैन एक्चुअली बी पार्ट ऑफ ब्रॉडर स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब जो ऑपरेशन विजय है उसका और इसका डिफरेंस है, ऑपरेशन सफेद सागर का डिफरेंस देख लेते हैं। ऑपरेशन विजय जो है वो ओवरऑल इंडियन मिलिट्री ऑपरेशन था। ऑब्जेक्टिव था टू रिकैप्चर ऑक्यूपाइड पोजीशन, व्हेयरएज ऑपरेशन सफेद सागर जो है वो इंडियन एयरफोर्स का एयर ऑपरेशन था। ऑब्जेक्टिव वाज टू सपोर्ट द ग्राउंड ऑफेंसिव। आर्मी यहाँ पे प्रिंसिपल ग्राउंड पर फोर्स देखने को मिलती है, रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकैप्चरिंग स्ट्रेटेजिक हाइट्स। और इंडियन एयरफोर्स जो है वो एयर स्ट्राइक्स कर रही थी, रिकॉनेसेंस, इंटेलिजेंस, एयर डिफेंस, ज़रूरत थी क्योंकि बहुत हाइट पे थे। है ना? कॉमन ऑब्जेक्टिव दोनों का ही था, टू डिफीट इंट्रूडर्स एंड टू रिस्टोर इंडियाज़ टेरिटोरियल कंट्रोल। ठीक है? ये हमारा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हम टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, इट इज़ अबाउट रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स। What are rare earth permanent magnets? These are extremely strong permanent magnets, and their biggest advantage is high magnetic strength plus small size. Therefore, they are ideal for modern compact technology. है ना? ये रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ पे एक स्कीम जो है उसकी बात हो रही है, एक स्कीम की बात हो रही है, विच इज़ सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट। है ना? स्कीम फॉर टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट। ये स्कीम स्पेसिफिकली जो है नियोडीनियम प्लस अ फेरस, नियोडीनियम प्लस अ फेरस, वेट अ सेकंड, आई जस्ट put the notes. Yeah. Anyway, so they are among the strongest commercial important permanent magnets देखने को मिलती हैं। ईवी मोटर्स में, विंड टर्बाइन्स में, है ना? इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस, डिफेंस वगैरह में हमको ये देखने को मिलती हैं। ठीक है, ये जो स्कीम है यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है ऑन 26 नवंबर 2025। फाइनेंशियल आउटले इसका कुछ 7280 करोड़ का है। टारगेट है कि 6000 जो एमटीपीए इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जो है हमको बढ़ानी है। ठीक है, हेयर एमटीपीए का मतलब है मेट्रिक टन्स पर एनम। है ना? तो 6000 मेट्रिक टन्स पर एनम जो है हमको इसका बढ़ाना है ना? प्रोडक्शन बढ़ाना हमारा टारगेट है। ठीक है, इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं सबसे पहले तो। या तो इसका कंपोजिशन है नियोडीमियम, आयरन एंड बोरॉन का कंपोजिशन देखने को मिलता है। इट इज़ अमंग द स्ट्रॉन्गेस्ट परमानेंट मैग्नेट। हाई परफॉर्मेंस होती है और कॉम्पैक्ट साइज देखने को हमको इसका मिलता है। ठीक है, ये जो स्कीम है इसका पर्पस क्या देखने को मिलता है, एक इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन क्रिएट करनी है। दिस इज परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। India may have access to rare earth resources, but having ore is not same as having a complete industrial supply chain. हमारे पास सप्लाई चेन नहीं है, तो ये जो है इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई वैल्यू चेन, मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू चेन को बनाने का जो है अटेम्प्ट हो सकता है। ठीक है, इफ़ इंडिया के पास सिर्फ माइन ओर है और इम्पोर्ट प्रोसेस्ड मैग्नेट्स नहीं है, स्ट्रेटेजिक डिपेंडेंस जो है वो बनी रहेगी। देयरफॉर अ स्कीम फोकस्ड ऑन इंटीग्रेटेड डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, ये देखने को मिलता है। फाइनेंशियल आउटले हमने देख लिया है, स्कीम का स्ट्रक्चर हमने देख लिया है ना? ये हमने यहाँ से देख लिया है। वी कैन मूव फॉरवर्ड टू व्हाई आरईपीएम स्कीम मैटर्स फॉर इंडिया। है ना? ये इंडिया के लिए क्यों ज़रूरी है? पहला तो ये इम्पोर्ट डिपेंडेंस कम करेगा। ठीक है, एक सप्लाई चेन वल्नरेबिलिटी को कम करेगा।
जो ईवी मोटर्स हैं, उनमें हाई परफॉर्मेंस मैग्नेट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। देयरफॉर अगर कोई स्टेबल मैग्नेट सप्लाई नहीं होगा, तो ईवी मैन्युफैक्चरिंग वल्नरेबिलिटी बढ़ेगी, तो वो भी देखने को मिलता है ना? रिन्यूएबल एनर्जी, इट इज़ इम्पोर्टेंट इन विंड टरबाइन जनरेटर्स। विंड टरबाइन के जो जनरेटर है, उसमें परमानेंट मैग्नेट यूज़ होती है, दस REPM जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन में भी मदद करेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स में तो ऑफ कोर्स स्मॉल है बट पावरफुल मैग्नेट देखने को मिलती है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में भी मदद करेगा। इवन डिफेंस में भी एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजीज में REPM यूज होता है। देयरफॉर REPM आर नॉट मेरली एन इंडस्ट्रियल कमोडिटी, दे आर ऑल्सो स्ट्रेटेजिक इनपुट्स। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी हमारे यहाँ पे, है ना? एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, फैक्ट्री इन्वेस्टमेंट आएगी तो जॉब्स क्रिएट होंगी, स्किल्स बनेगी, इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी बढ़ेगी और एक सप्लाई चेन सिक्योरिटी तो ऑफ कोर्स बनेगी, है ना? अब रेयर अर्थ एलिमेंट क्या होते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट हाउ आर दे रेलेवेंट इन जियोपॉलिटिक्स? तो कंपोजिशन में क्या होता है, 15 लैंथेनाइट्स, एक स्कैंडियम और यट्रियम, ये जो है 17 मिलके रेयर अर्थ एलिमेंट्स बनाते हैं। रेयर का मतलब ये नहीं है कि ये स्केर्स हैं। बहुत सारे जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं रिलेटिवली, बहुत ज़्यादा मतलब हमको वाइडली एग्जिस्ट करते हुए दिखते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इकोनॉमिकली उनको एक्सप्लॉइट करना, उनके कंसंट्रेशन को जो है प्योर करके निकालना, सेपरेशन करना, दैट इज़ डिफ़िकल्ट। प्रोसेसिंग बहुत डिफ़िकल्ट है। ऑफ़न जो बहुत सारे रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं, वो एक साथ में आकर करते हैं, एक साथ में जो है हमको देखने को मिलते हैं, तो उनको सेपरेट करना, प्रोसेस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस वजह से बॉटलनेक इज़ नॉट सिंपली अ जियोलॉजिकल अवेलेबिलिटी बट प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी, वो हमको देखने को मिलता है। तो ये आपके मेंस के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब किस-किस तरीके के रेयर अर्थ एलिमेंट देखने को मिलते हैं, ठीक है? तो फर्स्ट इज़ नियोडीमियम, आयरन और बोरॉन, है ना? फीचर्स वेरी स्ट्रॉन्ग होते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं और वाइडली यूज़्ड, बहुत मतलब वाइडली थ्रू आउट द वर्ल्ड यूज़ होते हैं। ईवीज़, इलेक्ट्रॉनिक्स, विंड टरबाइन, डिफेंस वगैरह में यूज़ होते हैं। दूसरे होते हैं समैरियम कोबाल्ट वाले। ठीक है? ये अगर कंपेयर करें हम नियोडीमियम वाले से, तो बेटर हाई टेम्परेचर परफॉर्मेंस देखने को मिलती है समैरियम वाले मैग्नेट्स में हमको, है ना? बेटर कोरोसिव रेजिस्टेंस देखने को मिलती है। लेकिन ये जो मैग्नेट होते हैं वो ब्रिटल होते हैं और बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं, ये हमको देखने को मिलता है। अब व्हाई आर द मैग्नेट्स स्ट्रैटेजिकली इम्पोर्टेंट? इतने स्ट्रैटेजिकली इम्पोर्टेंट क्यों हैं ये मैग्नेट्स, है ना? क्योंकि बिकॉज़ दे सिट एट द इंटरसेक्शन ऑफ एनर्जी, डिजिटल इकोनॉमी, डिफेंस और इंडस्ट्रियलाइज़ेशन। इन चारों में ही यूज़ होता है। और एक स्मॉल मैग्नेट जो है वो सरप्राइज़िंगली जिसका इसका बड़ा जियोपॉलिटिकल शैडो जो है हमको देखने को मिलता है। यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये भी है कि चाइना का डोमिनेंस बहुत है। चाइना हैज़ अ डोमिनेंट कैपेबिलिटीज़ इन रेयर अर्थ प्रोसेसिंग, रिफाइनिंग और मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग। 80% प्लस जो है हमको रिफाइनिंग कैपेसिटी चाइना की देखने को मिलती है। 90% मैग्नेटिक प्रोसेसिंग जो है चाइना करता है। देयरफॉर इवन कंट्रीज़ हैविंग देयर ओन रेयर अर्थ रिसोर्सेज़ may still be dependent on China for processing। तो ये चाइना जो चाइनीज़ डोमिनेंस है ये देखने को मिलता है। ये प्रोसेसिंग डिपेंडेंस है ये देखने को मिलता है ना? इंडिया की प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है? इंडिया का चैलेंज यहाँ पे क्या है? तो इंडिया के पास रेयर अर्थ रिसोर्सेज़ हैं, लेकिन वो अगेन माइनिंग, सेपरेशन, रिफाइनिंग में प्रोसेसिंग करने में दिक्कत है। और ऊपर से कंप्लीट डोमेस्टिक इकोसिस्टम भी नहीं है हमारे यहाँ पे। हेंस इंडिया जो है वो डोमेस्टिक रिफाइनिंग पे फ़ोकस कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन पे फ़ोकस कर रहा है, मैग्नेटिक मैन्युफैक्चरिंग पे फ़ोकस कर रहा है। वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू स्टॉकपाइल मैग्नेट्स, है ना? सप्लाई को डाइवर्सिफ़ाई करने की कोशिश हम कर रहे हैं, ताकि हमारी वल्नरेबिलिटी जो है वो थोड़ी कम हो। ठीक है। रेयर अर्थ मैग्नेट का डिस्प्यूट क्या है? रेयर अर्थ मैग्नेट इंडिया चाइना का क्या ये देखने को मिलता है। तो इंडिया जो है वो रेयर अर्थ मैग्नेट चाइना से इम्पोर्ट करता है। ये मैग्नेट ईवीज़, स्मार्टफ़ोन्स, विंड टर्बाइन्स, डिफेंस सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स इन सब में यूज़ होती है। और चाइनाज़ एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन देयरफॉर क्रिएट्स कंसर्न फॉर इंडियाज़ मैन्युफैक्चरिंग। एक्सपोर्ट में रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं तो हमको बड़ी दिक्कत होती है यहाँ पे। ठीक है? तो हमको बड़ी दिक्कत होती है यहाँ पे, देखने को मिलता है। ठीक है ना? तो यहाँ पे जियोपॉलिटिकल एंगल में वी हैव ट्रेड लेवरेज वाला पॉइंट, वी हैव इकोनॉमिक कोएर्शन कंसर्न, इंडिया चाइना टाइज़ देखने को हमको मिलता है। अभी ये क्या हुआ कि वांग यी जो है चाइनीज़ ऑफिशियल, वांग यी assured that China would ease export curb involving rare earth specialty fertilizers और टनल बोरिंग मशीन। बट जो सप्लाइड मटेरियल हमको मिला, जो शिपमेंट हुई, वो अभी तक जो है चली नहीं, मतलब जो होनी चाहिए थी जो उन्होंने बोला स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वो अभी हुई नहीं है।
इसलिए इंडिया में अप्रोच चाइनाज़ कॉमर्स मिनिस्ट्री, है ना? ये हमको देखने को मिलता है। जियोपॉलिटिकल डायमेंशन में हमको यहाँ पे मॉडर्न फिनोमेना क्या देखने को मिलता है? इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस है ना? इट कैन बिकम जियोपॉलिटिकल लेवरेज एज़ वेल। जैसे हम चाइना पे डिपेंडेंट हैं, तो उनको एक लेवरेज मिल रहा है जियोपॉलिटिकल, है ना? तो ये सब हमको पॉइंट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। हम कैसे-कैसे चीज़ें सुधार सकते हैं? कैसे-कैसे चीज़ें सुधार सकते हैं? वी कैन डाइवर्सिफ़ाई आवर सप्लाई। इंडिया को जो है डिपेंडेंस वन सप्लायर से हटा के कहीं और भी, जैसे ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, वियतनाम जैसे कंट्रीज़ हैं, वो पोटेंशियल पार्टनर्स हमारे बन सकते हैं। डोमेस्टिक रिफाइनिंग हम कर सकते हैं। मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग हम कर सकते हैं, है ना? स्ट्रैटेजिक स्टॉक पाइलिंग कर सकते हैं, जो कि हमारे एफर्ट्स भी हैं, और क्वाड कंट्रीज़ के साथ में कोऑपरेट कर सकते हैं, स्पेशली यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन रेज़िलियंस के लिए, है ना? ये सब हम कर सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा जो है टॉपिक था। थर्ड पे आते हैं। थर्ड पे आते हैं एंड वी विल टॉक अबाउट पार्लियामेंट्स मॉनसून सेशन वॉश आउट। व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट? पार्लियामेंट का पर्पस सिर्फ बिल पास करना नहीं है। इट हैज़ मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक फंक्शंस एज वेल, लाइक लॉ मेकिंग, रिप्रेजेंटेशन, अकाउंटेबिलिटी, डेलिब्रेशन, उसके साथ-साथ में फाइनेंशियल कंट्रोल। अगर पार्लियामेंट रिपीटेडली डिसरप्ट होता है, देन दीज़ फंक्शंस वीकन। अब हुआ क्या है? सेशन 20 जुलाई 13 अगस्त तक जो है शेड्यूल देखने को मिलता है फॉर 19 डेज़, है ना? हमारा जो मानसून सेशन है पार्लियामेंट में। इश्यू क्या थे? नीट पेपर लीक को लेके बात हुई, एलिजेड राम मंदिर ट्रस्ट डोनेशन को लेके बात हुई, है ना? स्टूडेंट प्रोटेस्ट को लेके बात हुई जो जंतर मंतर पे हुआ। ये डिसएग्रीमेंट्स कंट्रीब्यूटेड टू रिपीटेड डिसरप्शन, क्योंकि वेरियस व्यू पॉइंट्स देखने को मिलते हैं। अब क्या लोकसभा का जो फंक्शनल टाइम होता है वो कौन-सा होता है? लोकसभा जो है 15% ऑफ शेड्यूल्ड टाइम ही फंक्शन क जो है हमको देखने को मिलता है, व्हेयरएज़ राज्यसभा का 33% देखने को मिलता है ना? यहाँ पे क्वेश्चन आवर वो एक्सट्रीमली जो है इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि एमपीज़ डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकते हैं। सपोज़ गवर्नमेंट ने कोई जो है स्कीम अनाउंस की, एमपी पूछ सकते हैं कितना टाइम लगा, है ना? एमपी जो है पूछ सकते हैं कि किसको फ़ायदा हुआ, है ना? उसके अलावा एमपी जो हैं वो पूछ सकते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन डिले क्यों हुआ, आउटकम अचीव हुआ कि नहीं, और मिनिस्टर को रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। इसलिए क्वेश्चन आवर जो है वो एग्ज़ीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करता है। क्या करता है? एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करता है, हमको देखने को मिलता है। ठीक है? क्वेश्चन आवर अकाउंटेबिलिटी देता है, ट्रांसपेरेंसी दिखाता है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स जो हैं वो पब्लिकली एग्ज़ामिनेबल बनते हैं। फाइनेंशियल स्क्रूटनी होती है, एमपीज़ जो है दे कैन आस्क अबाउट एक्सपेंडिचर, पॉलिसी का इवैल्यूएशन देखने को मिलता है हमको। गवर्नमेंट स्कीम को इवैल्यूएट किया जा सकता है, और पब्लिक फीडबैक के बारे में भी पता चलता है। लोकल इश्यूज़ जो हैं दे माइट आल्सो एंटर इन नेशनल पार्लियामेंट्री डिस्कशन। इसलिए क्वेश्चन आवर इज़ अकाउंटेबिलिटी इंस्टीट्यूशन, नॉट मेरली अ पार्लियामेंट्री रिचुअल। ये यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। ठीक है? अब क्वेश्चन आवर का परफॉर्मेंस अगर इसमें हम देखें तो क्या देखने को मिलता है? लोकसभा में 9 मिनट्स और राज्यसभा में अ लिटिल ओवर 2 आवर्स, है ना? क्वेश्चन लोकसभा में 2 ही आंसर किए गए और राज्यसभा में 16, हेंस जो डिसरप्शन है वो डायरेक्टली रिड्यूस करता है गवर्नमेंट की अपॉर्च्युनिटी टू आंसर द क्वेश्चन्स ऑफ एमपीज़, है ना? ये हमको देखने को मिलता है। अब स्पीडी पैसेज ऑफ बिल की अगर हम बात करें, स्पीडी पैसेज ऑफ बिल, तो गवर्नमेंट ने फिर भी 11 बिल्स पास किए, बट कंसर्न वाज़ कि 7 बिल टुक रफली 5 मिनट्स इन लोकसभा। द इश्यू इज़न्ट सिंपली स्पीड, स्पीड का इश्यू नहीं है। रियल क्वेश्चन ये है कि क्या सफिशिएंट स्क्रूटनी हुई? वाज़ सफिशिएंट स्क्रूटनी पॉसिबल? अब बिल जो है उसके लीगल इम्प्लीकेशन होते हैं, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्सिक्वेंस होते हैं, फेडरल इम्प्लीकेशंस देखने को मिलते हैं, सोशल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो एक डिटेल्ड स्क्रूटनी की तो ज़रूरत है ना। 7 बिल 5 मिनट में पास हो गए, ये क्या था? है ना? कमिटी स्क्रूटनी है, वो हमको देखने को मिलती है यहाँ पे, कमिटी स्क्रूटनी देखने को मिलती है, वी हैव समवेयर। ठीक है? अब पार्लियामेंट कमिटी कैन एग्ज़ामिन अ बिल मोर डीपली। वो ना लूप होल्स को जो है आइडेंटिफ़ाई कर सकती है, एम्बिग्यूइटीज़ को आइडेंटिफ़ाई कर सकती है, अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस को आइडेंटिफ़ाई कर सकती है। ठीक है? ये हमको देखने को मिलता है। एक बिल भी पास हुआ है, एजुकेशनल बिल भी पास हुआ है, व्हिच इज़ अ पब्लिक एग्ज़ामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स अमेंडमेंट बिल टू 2026। पर्पज़ है टू स्ट्रेंथन प्रिवेंशन ऑफ चीटिंग और अनफेयर मीन्स। इसमें इट इंक्रीज़ेस फाइन्स, पनिशमेंट, है ना? कोई भी अनफेयर प्रैक्टिस हुई तो उनमें फाइन और पनिशमेंट को इंक्रीज़ करता है। और विकसित भारत शिक्षा
शिक्षा अधिष्ठान बिल भी है जो है 2025 ये भी पास हुआ है। ये हायर एजुकेशन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को मॉडिफाई करने की बात करता है, क्योंकि हायर एजुकेशन अफेक्ट करती है यूनिवर्सिटी, रेगुलेशन, क्वालिटी, है ना? इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी और गवर्नेंस। तो इसलिए इन लेजिस्लेशन को स्क्रूटनी मिलनी ज़रूरी है। एफसीआरए का अमेंडमेंट देखने को मिलता है हमको, है ना? द बिल वाज़ रेफर्ड टू अ जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी, और जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी ने डिटेल्ड एग्जामिनेशन किया, एविडेंस गैदरिंग की, स्टेक होल्डर कंसल्टेशन देखने को मिलता है। एंड दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ हाउ पार्लियामेंट्री कमिटीज़ कैन हेल्प मैनेज कंटेंचुअस लेजिस्लेशन, है ना? यहाँ पे गवर्नमेंट और अपोज़िशन का क्या जो है हमको कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। अपोज़िशन कहती है कि गवर्नमेंट जो है वो डिबेट को अवॉइड करती है ऑन इम्पोर्टेंट इश्यू। गवर्नमेंट कहती है कि अपोज़िशन डेलिबरेटली डिसरप्ट करती है पार्लियामेंट्री बिज़नेस को। दोनों पर्सपेक्टिव एक इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम को दिखाते हैं। पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट नॉर्मल है, लेकिन पार्लियामेंट्री पैरालिसिस नॉर्मल नहीं है। एक मैच्योर पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है, उसमें डिसएग्रीमेंट होना चाहिए, डिबेट होनी चाहिए, लेजिस्लेटिव कंटिन्यूटी भी होनी चाहिए साथ में, है ना? तो 2 मेजर इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम हमको यहाँ पे देखने को मिली। द वेरी फर्स्ट वाज़ ऑपोज़िशन कहता है कि एन ऑपोज़िशन वाज़ अनएबल टू डिबेट कंसेंशुअली कन ऑन द इश्यूज़। ठीक है? ऑपोज़िशन को डिबेट करने का मौका नहीं मिला। है ना? ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक रूल के खिलाफ है। कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक रूल में अपोज़िशन को क्वेश्चन करना, क्रिटिसाइज़ करना, सजेस्ट अल्टरनेटिव्स, मतलब जो अल्टरनेटिव्स सॉल्यूशन हो सकते हैं उनको सजेस्ट करना, अकाउंटेबिलिटी डिमांड करना, ये एक मैच्योर जो पार्लियामेंट है उसकी निशानी देखने को मिलती है ना? रिप्रेजेंटेशन वीकनेस, एक कंटेंशन्स जो इश्यू है, अगर वो डिबेट नहीं हुआ, उसको नहीं जो है डिबेट किया गया, इतना डिस्कस नहीं किया, तो ये रिप्रेजेंटेशन का वीकनेस जो है, या रिप्रेजेंटेशन को वीक करता हुआ दिखता है हमको। सेकंड जो हमारा गवर्नमेंट का आर्गुमेंट था कि जो ये हैं हमारे जो ऑपोजिशन है, वो इस चीज़ को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो भी एक तरीके से देखने को मिलता है कि अच्छा ठीक है, जो फंक्शनिंग है वो थोड़ा डिले हो रही है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप करोगे ही नहीं डिबेट, डिस्कस करोगे ही नहीं, जल्दी के चक्कर में जल्दी-जल्दी बिल पास करते जाओगे। ठीक है, पार्लियामेंट को भी स्क्रूटनाइज़ करने का मौका नहीं मिला। मॉडर्न बिल्स कैन कंटेन हाइली टेक्निकल प्रोविजंस, और बिना स्क्रूटनी के एम्बिग्यूटी रहेगी, लूप होल्स बने रहेंगे, इम्प्लीमेंटेशन प्रॉब्लम आएगी और लिटिगेशन का कॉन्फ्लिक्ट भी बढ़ेगा। ठीक है, हमको आज के टाइम देखने को मिलता है कि देयर इज़ डिक्लाइनिंग कमिटी स्क्रूटनी, कमिटी को कम इन्वॉल्व किया जा रहा है ना? कमिटी को कम इन्वॉल्व किया जाए। कमिटी को अगर आप इन्वॉल्व करोगे तो एक डिटेल्ड एग्ज़ामिनेशन होगा, फाइनेंशियल स्क्रूटनी देखने को मिलेगी, ऑपोज़िशन पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगा, स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन देखने को मिलेगी हमको, है ना? तो यहाँ पे जो है इम्पोर्टेंट है, इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर स्क्रूटनाइज़िंग बिल्स, ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशनल रोल क्या है जो पार्लियामेंट का? लॉ मेकिंग बॉडी है, रिप्रेजेंटेशन जो है दिखता है वहाँ पे, एग्ज़ीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी है, फाइनेंशियल कंट्रोल करते हैं, ये सब रोल देखने को मिलते हैं, है ना? ये सब रोल हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है? या हुँ, तो इसमें इसका आर्टिकल का यही है कि एक स्ट्रॉन्ग पार्लियामेंट जो है, इट रिक्वायर्स मीनिंगफुल डिबेट, इट आल्सो रिक्वायर्स इफेक्टिव क्वेश्चन आवर, कमिटी स्क्रूटनी होनी चाहिए, ऑपोजिशन का पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी भी जो है देखनी चाहिए, और एक डेलिब्रेटिव लॉ मेकिंग होनी चाहिए, है ना? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन टू फंक्शन। ठीक है? ये हमको देखने को मिलता है। ये आई होप वी हैव कंप्लीटेड दिस टॉपिक, नाउ वी कैन मूव ऑन टू गंगा फ्लड प्लेन। गंगा फ्लड प्लेन। सेंटर ने गंगा फ्लड प्लेन में कंस्ट्रक्शन रेगुलेशन मॉडिफाई किए हैं। पहले ब्लैंकेट कंस्ट्रक्शन प्रोहिबिशन था, अब जो है रिस्क बेस्ड रेगुलेटेड कंस्ट्रक्शन देखने को मिलता है। एक्टिव फ्लड प्लेन रिमेन्स हाईली प्रोटेक्टेड, ये हमको देखने को मिला है ना? रिवर गंगा, ये 2016 में रिवर गंगा रिजुविनेशन प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ ऑर्डर आया था, है ना? गंगा फ्लड प्लेन को कंस्ट्रक्शन फ्री ज़ोन डिक्लेयर किया गया था। इट वाज़ एसोसिएटेड विद नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। इट वाज़ एसोसिएटेड विद नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। ऑब्जेक्टिव था रिवर इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करना, पॉल्यूशन रिड्यूस करना, फ्लड प्लेन प्रोटेक्शन देना, ग्राउंड वाटर रिचार्ज बढ़ाना। बट प्रॉब्लम ये थी कि एक्टिव फ्लड प्लेन क्लियरली डिफाइंड नहीं था। एम्बिग्यूटी थी, डिस्प्यूट्स थे, पेटिशंस और लीगल चैलेंजेस भी चल रहे थे। पर्टिकुलरली गंगा और ट्रिब्यूटरीज के अलोंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में ये प्रॉब्लम हमको देखने को मिलती है। अब क्या चेंज हुआ?
एक वन ब्लैंकेट रूल जो है पहले था, अब जो है डिफरेंट ज़ोन्स बना दिए गए, डिफरेंट रेस्ट्रिक्शंस कर दिए गए, यानी फ्लड प्लेन को यूनिफ़ॉर्म एरिया नहीं माना गया। इंस्टेड फ्लड फ्रीक्वेंसी, रिस्क असेसमेंट और रेगुलेटरी इंटेंसिटी के हिसाब से ज़ोनिंग करी गई है। एक्टिव फ्लड प्लेन कौन से बोले गए हैं? एक्टिव फ्लड प्लेन कौन से बोले गए हैं? है ना? इमीडिएटली अलोंग द रिवर चैनल्स, जहाँ पे एटलीस्ट एक बार 5 साल में फ्लडिंग होती है, तो जनरली वहाँ पे कंस्ट्रक्शन प्रोहिबिटेड रहेगा और स्पेसिफाइड लिमिटेड एक्टिविटीज़ देखने को मिलेंगी वहाँ पे। अगर एरिया फ्रीक्वेंटली फ्लडेड होता है, तो कंस्ट्रक्शन रिस्क ज़्यादा होता है, इसलिए रेस्ट्रिक्शन ज़्यादा है। फिर रेगुलेटरी ज़ोन देखने को मिलते हैं। रेगुलर फ्रीक्वेंसी जैसे 5 टू 25 इयर्स में जहाँ पे आए, तो कंस्ट्रक्शन पॉसिबल है बट ऑफिशियल्स जो हैं वो ऑफिशियल क्लियरेंस रिक्वायर्ड है वहाँ पे भी। ये मॉडरेट रिस्क एरियाज़ होते हैं। थर्ड इज़ अ वार्निंग ज़ोन। फ्लड फ्रीक्वेंसी जो है वन्स एवरी 25 टू 100 ईयर्स जहाँ पे होती है। दिस इज़ पेरिफेरल या आउटर फ्लड प्लेन वाले एरिया। कंस्ट्रक्शन में बी अलाउड बट ऑफिशियल क्लियरेंस इधर भी ज़रूरी है और सेफगार्ड्स के साथ में होना चाहिए। ठीक है, लॉजिक ये है कि रिस्क रिलेटिवली लोअर है ना? देन एक्टिव फ्लड प्लेन बट ज़ीरो नहीं है। अब गंगा फ्लड प्लेन होता क्या है? डेफिनेशन ऑफ गंगा फ्लड प्लेन। फ्लड प्लेन ब्रॉडली refers to area alongside river or tributaries that can be inundated by floods corresponding to greater flow, है ना? वो देखने को मिलता है। इसका इम्प्लीकेशन ये है कि फ्लड प्लेन को सिर्फ करंट रिवर चैनल समझना रॉन्ग है। रिवर का फ्लड इम्पैक्ट सराउंडिंग लैंड तक एक्सटेंड करता है। ठीक है? तो द नोटिफिकेशन डिफाइंस फ्लड प्लेन एज द एरिया ऑफ रिवर और ट्रिब्यूटरीज दैट कंबाइंस अंडर वाटर on either sides due to greater flow or a flood corresponding to 1 in 100 years frequency. अब why flood plains matter? फ्लड बफरिंग करते हैं, एक्सेस वाटर स्प्रेड हो जाता है ना? ग्राउंड वाटर रिचार्ज जोन देखने को मिलते हैं, इकोलॉजिकल हैबिटेट यहाँ देखने को मिलते हैं और रिस्क मैनेजमेंट एरिया है। अनरेगुलेटेड कंस्ट्रक्शन फ्लड रिस्क को ह्यूमंस और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है? तो फ्लड प्लेन्स को वेकेंट लैंड समझना इकोलॉजिकल मिस्टेक हो सकती है। नई रेगुलेटरी फिलॉसफी क्या है कि ब्लैंकेट प्रोहिबिशन को हटा के हमने रिस्क बेस्ड स्ट्रैटिफिकेशन कर दिया है ना? जहाँ पे ज़्यादा रिस्क है उधर ज़्यादा प्रोहिबिशन देखने को मिलेगा, जहाँ पे कम है उधर कम देखने को मिलेगा। ठीक है? तो दिस वाज आवर जो है ये 3-4 टॉपिक जो हमने डिस्कस किए, जो हमारे आज के न्यूज़पेपर में थे। अब जो है हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ विद रेफरेंस टू ऑपरेशन सफेद, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट वाज इंडियन एयर फोर्स एयर ऑपरेशन ड्यूरिंग कारगिल वॉर? यस। India's aircraft were permitted to cross? No, they were not. Mirage 2000 aircraft were used for? Yes. Laser guided bombs were employed during the operation? Yes. So 1, 3, 4 is the correct answer. Next question is consider the following pairs. Operation Vijay, overall Indian military operation in Kargil? Yes. Operation Safed Sagar, Air Force? Yeah. Air operation? Yes. Operation Safed Sagar, India's aircraft crossed LOC as a standard operation practice? No. So 1 and 2 is the correct answer. Next है rare earth element comprise 15 lanthanides. Yes. Scandium and yttrium. Yes. So 1, 2, 3 is the correct answer. Next question is which one of the following is the most appropriate reason why rare earth elements are considered strategically important? They are among the rarest? No, they are not rare. Their processing is difficult. They are indispensable for conventional? No. They are important inputs in advanced electronics, clean energy, aerospace, and defense? Yes. C is the correct answer. Next question is consider the following statements regarding rare earth permanent magnets. Sintered neodymium, ferrous, and boron magnets contain neodymium, iron, boron. Yes, it is correct. Samarium cobalt magnets generally have a better heat resistance better. Yes, it is correct. Rare earth magnet have application in EVs and wind turbine. Yes. Rare earth magnets have no significant defense. No, this is wrong. So 1, 2, 3 is the correct answer. Next question is with reference to parliamentary functioning, question R is important because it enables MPs to seek information. Yes. It facilitates executive accountability. Yes. It can facilitate scrutiny of government expenditure. Yes. It is merely ceremonial. नहीं 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 ceremonial नहीं होता तो 1, 2 and 3 is the correct answer. Next question. Which of the following best explains the importance of parliamentary committees? They replace parliament in lawmaking? No. They provide detailed examination, stakeholder consultation, and scrutiny. Yes, it is correct. Next question is consider the following statements regarding the new Ganga floodplain. Active floodplain is associated with flooding at least one every 5 years. Yes. Regulatory zone correspond to flooding 5 to 25 years. Yes.
Warning zone correspond to severe flooding 25 to 100. Yes. And construction is completely prohibited in all three zones. नहीं, all three zones में completely prohibited नहीं है, तो 1 2 3 is the correct answer. Next question है, the shift in Ganga floodplain regulation from basket prohibition to graded regulation primarily represent, ये क्या बताता है? Complete deregulation of floodplain construction नहीं, risk based environment regulation, जितना ज़्यादा risk उतना ज़्यादा prohibition. Next question है, consider the following pairs, ये neodymium iron boron है, yes. Samarium cobalt है, yes. Alent electronic intelligence, yes. JPC joint parliament, ये तो full form ही हो गया, तो 1 2 3 and 4 is the correct answer. ठीक है. Next question है, the following are potential consequence of excessive dependence on single country. Vulnerability of EV supply chains, yes. Disruption of renewable energy project, yes. Strategic vulnerability in defense technology, yes. Greater resilience against geopolitics, greater resilience आती है, नहीं, greater resilience नहीं, कम resilience आती है. Next question is, which one of the following best captures the central lesson from disruption of parliament? Increasing the number of MP automatically improve legislation efficiency? No. Passing more bills in less time necessarily indicates better parliament no. Effective parliament democracy require debate, scrutiny, accountability, and meaningful participation. Yes, C is the correct answer. That's it for our video. I hope आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, बहुत easy to understand लगी होगी. अगर ये वीडियो आपके लिए किसी भी तरीके से helpful रही हो, then please hit the like button and subscribe to this channel. Thank you for watching and keep learning.